गुरु जी को मन ही मन प्रणाम करते हुए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पिछली क्लास का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आप सभी को बता देता हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने इंट्रासेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बारे में पढ़ा। इंट्रासेलुलर फ्लूइड जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि सेल के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है, जिसको साइटोसोल कहा जाता है, उसको इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहा जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सेल के बाहर जितना भी फ्लूइड है, चाहे ब्लड हो, लिम्फ ब्लड हो या किसी भी तरह का जो भी फ्लूइड है, वो सब जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहलाता है, जो कि सेल के बाहर का। पिक्चर में भी आप देख रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर आपको पिक्चर में एक ब्लड कैपिलरीज दिख रही है रेड कलर की। तो ये जो ब्लड कैपिलरीज है, इसके अंदर है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और जो सेल के बाहर जो ब्लूइश कलर में आपको जो दिख रहा है, ये जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड इसको कहा जाता है। ये दोनों ब्लड प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड ये एक्सचेंज होते रहते हैं, ये मिक्सअप होते रहते हैं एक दूसरे से। लेकिन इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है ये मिक्सअप नहीं होता है, ये सेपरेट रहता है। ये एक्सचेंज करता है आयंस का, प्रोटीन्स का, और जो ग्लूकोज है या जो भी इस तरह की चीजें हैं, ऑक्सीजन वगैरह है, ये यहाँ एक्सचेंज होता रहेगा मेम्ब्रेन के थ्रू। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड यानी कि सेल के बाहर मौजूद फ्लूइड को इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और अगर पूरे समग्र रूप में देखेंगे तो ब्लड का और इंटरस्टिशियल फ्लूइड दोनों को मिला के जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहा जाता है। सेल तक कोई भी न्यूट्रिशन डायरेक्ट नहीं पहुंचता है, वह पहले ब्लड में आएगा, ब्लड से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगा, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से फिर जो है वह इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जरूरत के हिसाब से एक्सचेंज होगा। तो ये हमने लास्ट क्लास में देखा था कि ये दोनों तरह के फ्लूइड इस तरीके के होते हैं। फिर हमने इसमें देखा था कि इनमें डिफरेंस भी होता है, जैसे कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है कि ये बॉडी का 60% भाग जो है लिक्विड के फॉर्म में होता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है उसके अंदर सोडियम है, क्लोराइड है और बाइकार्बोनेट आयन पाए जाते हैं। और इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर जो पाया जाता है वो है पोटेशियम है, फास्फेट है, मैग्नीशियम है, ये आयंस मात्रा में पाए जाते हैं। तो जो भी इंटरसेलुलर फ्लूइड के अंदर ज्यादा होगा उसको बाहर निकाल के डाल दिया जाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और वहां पर जो मौजूद है सेल की जरूरत के हिसाब से जो चाहिए वो वहां से अंदर डिफ्यूजन के माध्यम से ले लेंगी और जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो इस तरीके से ये एक्सचेंज चलता रहता है, कभी आयंस का, कभी फैटी एसिड्स का, कभी जो है ग्लूकोज का, मिनरल्स का, इस तरीके से ये चलता रहता है। तो ये हमने उसमें डिफरेंस देखा था। बाकी इसको और जो पुरानी क्लास में क्या चीजें थोड़ी डीप में पढ़ाई गई थी वो आप पिछली क्लास में एक बार रिव्यू कर लेंगे तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद आया था टॉपिक था होम्योस्टेटिक, या इसको होम्योस्टेसिस कहा। और हमने थोड़ा सा देखा था कि बॉडी में होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने वाले कौन कौन से सिस्टम हैं उसको हमने देखा। तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस क्या होता है।
फिर उसके बाद हम जो है बैक टू टॉपिक आएंगे, जहां पर हमने छोड़ा था वहां से फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पर होमियोस्टेसिस को समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम जो है इस टॉपिक को आज कवर करेंगे। पिक्चर आपके सामने है, यहाँ पर देखिए इफेक्टर है, रिसेप्टर है, कंट्रोल सेंटर है। अब ये क्या चीज है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा तो जो है इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि होमियोस्टेसिस क्या है। अगर आपने होमियोस्टेसिस समझ लिया तो आपको ये समझ में आएगा कि इस व्यक्ति के अंदर बीमारी क्यों आ रही है। इससे आपको क्लेरिफाई कुछ चीजें हो जाएंगी। तो होमियोस्टेसिस क्या है? तो होमियोस्टेसिस को आप इस तरीके से समझें कि जैसे कोई फैक्ट्री होती है, वो अपने आप ही ऑटोमेटिक मोड में चलती रहती है। इसी तरह से हमारा शरीर होता है। तो इस शरीर में एक स्वचालित प्रक्रिया है जो खुद ही ऑटोमेटिकली सिस्टम चलता रहे। तो होमियोस्टेसिस किसी भी स्वचालित प्रक्रिया को दर्शाता है जिसका उपयोग हर मनुष्य के अंदर, हर प्राणी के अंदर अपने शरीर को अंदर से स्थिर रखने के लिए करता है, जबकि शरीर के बाहर या उसके वातावरण में स्थितियों के साथ मेंटेन करना जारी रहता है। आपने देखा होगा कि अभी सर्दियां आने वाली हैं, तो सर्दियों में जो है, जैसी सर्दियां बढ़ती हैं हमारे मुंह से भाप निकलनी शुरू हो जाती है और उसमें जो है वाटर के पार्टिकल्स होते हैं। तो शरीर क्या करता है, जब बाहर ठंडी है तो हमारा एक बॉडी का सिस्टम है, विड्रॉल सिस्टम, वो एक्टिवेट हो जाए। और जब बाहर गर्मी है तो हमारा शरीर में जो यहाँ पर इफेक्टर है, इफेक्टर मतलब क्या होता है, ये पिक्चर में आप देखें, इफेक्टर जो है कि वातावरण से आपके शरीर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, कौन कौन से सिस्टम ऐसे हैं जो इफेक्ट डालते हैं। वो इफेक्ट जैसा आएगा शरीर उसके हिसाब से उसको बैलेंस कर देगा। तो जैसे बहुत ज्यादा धूप में आप निकलेंगे, बाहर का जो वातावरण है वो वातावरण गर्म होने के कारण शरीर क्या करेगा, अपना कूलिंग सिस्टम चालू करेगा। कूलिंग सिस्टम चालू करेगा तो पसीना आएगा। तो स्किन को पता चला कि बाहर गर्मी है, स्किन ने किसको मैसेज भेजा, स्किन क्या हो गई, यहाँ पर रिसेप्टर हो गई एक तरह की। फिर जो रिसेप्टर ने आगे मैसेज किसको भेजा, कंट्रोल सेंटर को। तो यहाँ पर ब्रेन क्या हो गया, एक तरह का कंट्रोल सेंटर हो गया, जो कि फिर क्या करेगा, ये इफेक्टर के हिसाब से अपना बॉडी में सिस्टम चालू करेगा। तो ये स्किन को मैसेज देगा कि हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उस फ्लूइड को स्किन के बाहर भेजा जाएगा स्वेट ग्लैंड के थ्रू, और शरीर के ऊपर पसीना आ जाएगा। जैसे ही शरीर का ऊपर पसीना आएगा, शरीर का टेम्परेचर जो है नॉर्मल हो जाएगा, जो कि कूल डाउन हो जाएगा। तो शरीर के बीच में और वातावरण के बीच में एक संतुलन बनाना किसी भी तरह से, वो संतुलन जो कहलाता है होमियोस्टेसिस कहलाता है। स्टेसिस मतलब एक तरह की स्थिरता कहलाती है, कि बॉडी में स्थिरता बनाए रखना। ठीक है। होमियो इसका मीनिंग ह्यूमन से आप निकाल सकते हैं, और स्टेसिस तो एक तरह की मनुष्य के अंदर, शरीर के अंदर जो है केमिकल लेवल पे हो, फिजिकल लेवल पे हो, एक स्थिरता बनाए रखना, वो होमियोस्टेसिस कहलाता है। नीचे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन उन्होंने बताया है। Homeostasis is a property of a human biological system where the self-regulating process tends to maintain the balance for the survival. The regulation takes place in a defined internal environment.
तो ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली आपके बॉडी को मेंटेन करता है। अगर होम्योस्टेसिस गड़बड़ होता है तो जो बॉडी में इंटरनल प्रोसेस है, अगर उनमें किसी तरह की गड़बड़ी आएगी तो इसका मतलब है आपका होम्योस्टेसिस गड़बड़ हो गया है। होम्योस्टेसिस जब गड़बड़ होगा तो फिर जो है कोई ना कोई बीमारी आएगी। अब इस होम्योस्टेसिस सिस्टम को अब हम डीपली पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से, ऐसे कौन कौन से सिस्टम होते हैं जो हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। सभी को ओवरव्यू थोड़ा समझ में आया होम्योस्टेसिस के बारे में, फिर हम इसमें डिटेल्स में जाएंगे। और मेरी आवाज भी सभी तक क्लियरली पहुंच रही है, तो फिर हम अभी इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो होम्योस्टेसिस की स्थिति में शरीर के स्तर शरीर के बाहर और अंदर के परिवर्तनों के जवाब में लगातार बढ़ते और घटते रहते हैं। कुछ जो सिस्टम्स हैं बॉडी के जो सामान्य स्तर पर बने रहने के लिए खुद को मेंटेन करते हैं, वे क्या है, जैसे कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, हमारा ब्लड प्रेशर है, एनर्जी है, एसिड एल्कलाइन का बैलेंस है, ऑक्सीजन का लेवल है, प्रोटीन है, टेम्परेचर है, हार्मोन्स हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये जो है, जब भी इनमें कोई कमी आएगी तो शरीर उसको क्या है, मेंटेन करना शुरू कर देता है। तो ये कुछ चीजें हैं। तो इसमें तीन तरह के सिस्टम हो गए, एक हो गया इफेक्टर, दूसरा हो गया रिसेप्टर और तीसरा हो गया कंट्रोल कंट्रोल सेंटर। तो जैसे अभी हमने देखा था कि त्वचा के लिए जो है स्किन रिसेप्टर्स हैं, और कंट्रोल सिस्टम के लिए ब्रेन है, और बाकी उसके हिसाब से इफेक्ट डालने के लिए या जो है त्वचा के अंदर ब्लड वेसल्स और पसीने की ग्रंथियां होती। सो होम्योस्टेसिस का टूटना क्या है? सो आंतरिक वातावरण में यानी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट में होम्योस्टेसिस फंक्शन की विफलता से बीमारियां या रोग हो सकते हैं, और गंभीर मामलों में यह मृत्यु और विकलांगता का कारण भी बन। तो होम्योस्टेसिस को कई ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, उनमें से कुछ आम जो चीजें आती हैं वो हम देखेंगे। तो एक है जेनेटिक्स। अगर हमारी सेल के जीन्स ही डिस्टर्ब हो तो उसकी वजह से जो है हमारा होम्योस्टेसिस गड़बड़ हो सकता है। फिर फिजिकल स्ट्रक्चर, शारीरिक स्थिति हमारी कैसी है, वो भी इस पे निर्भर करती है। फिर आहार और पोषण कैसा है, वो भी इस पे निर्भर करता है। फिर हमारी बॉडी में विष और विषाक्त पदार्थ यानी कि टॉक्सिन्स। फिर मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य, तो हम हमारा जो है साइकोलॉजिकल कंडीशंस क्या है, ये भी हमारे होम्योस्टेसिस को डिस्टरबेंस करते हैं। और फिर मेडिसिन और ट्रीटमेंट की प्रक्रियाओं के साइड इफेक्ट, तो उससे भी जो है हमारा होम्योस्टेसिस गड़बड़। अब बॉडी में कौन कौन सी शारीरिक प्रणालियां हैं जो होम्योस्टेसिस को रेगुलेट करने में, उसको मेंटेन करने में भाग लेती हैं? तो प्लेटलेट्स पहला हम देखेंगे। प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं, किस तरह से हमारे जो ब्लड में होम्योस्टेसिस को बनाए रखते हैं। अगर प्लेटलेट नहीं होंगे तो खून पतला रहेगा और कहीं भी इंजरी होगी तो सीवियर ब्लड लॉस होगा। अगर प्लेटलेट नहीं हुए तो प्लेटलेट इस तरीके से होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। वो क्या करता है, वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के रूप में काम करता है, जिससे कि उनका थक्का बराबर बन सके। तो यहाँ पर उसका योगदान होम्योस्टेसिस में क्या है, ब्लड क्लॉट बनने में मदद करना। बाकी इसके और भी डिटेल्ड फंक्शन हो सकते हैं, वो हम बाद में जाएंगे। अभी हम सिर्फ उन चीजों को पढ़ रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से कारक थे हमने देखा जो होम्योस्टेसिस को गड़बड़ करते हैं। अब हम वो देख रहे हैं कि ऐसे कौन से कारक हैं जो कि
होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने में या हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने में हेल्प करते हैं। तो पहला हमने देखा प्लेटलेट, और इसने क्या अपना रोल प्ले किया कि एक ब्लड क्लॉट को बनाने में मदद करता है। दूसरा है आरबीसी। सो आरबीसी किस तरीके से होमियोस्टेसिस को बनाने में, बनाए रखने में, मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो आरबीसी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयन के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। ठीक। सो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयंस को ये पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं और सेल तक उसको पहुंचाते हैं। तो ये ब्लड में सर्कुलेट होते रहेंगे और बाद में जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड के द्वारा जरूरत के हिसाब से लिया जाएगा और फिर जो है सेल उसको अपने अंदर लेगी, और जब ज्यादा हो जाएगा तो उसको सेल के बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी। सो डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, यह संक्रमण से लड़ता है, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से लड़ने में डब्ल्यूबीसी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर यह नहीं होगी तो शरीर में इन्फेक्शन होगा, और इन्फेक्शन होने से होमियोस्टेसिस गड़बड़ होगा और शरीर में इन्फेक्शन से संबंधित बीमारियां आ सकती। तो ये कुछ निर्मित तत्व थे। अभी देखेंगे प्लाज्मा। तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो पहला है न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी है। अगर सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं होगा, प्रोटीन नहीं होगा, तो जो है उसकी आगे की प्रोसेस हो जाएगी। ग्लूकोज से सेल को एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बर्नआउट होता है तो उससे हमें जो है एनर्जी मिलती है। तो इसीलिए जो है न्यूट्रिएंट्स सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन जो है ये हम ब्लड प्लाज्मा के अंदर की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं जो होमियोस्टेसिस को मेंटेन करें। तो प्रोटीन में जैसे कि एल्बुमिन प्रोटीन है, ग्लोबुलिन प्रोटीन है, इस तरीके के कुछ प्रोटीन होते हैं। ये क्या करते हैं, ब्लड प्लाज्मा के अंदर ऑस्मोटिक दबाव बना के रखते हैं और थक्का जमाने में सहायता करता है तथा रक्त को बफर करने में मदद करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है जिसके माध्यम से ब्लड सर्कुलेट करता है, पहली चीज। दूसरा, वो आर्टरीज के अंदर मेंटेन उसकी वैल्यू रहे, नहीं तो वो उसके ब्लड प्लाज्मा का जो प्लाज्मा है वो धीरे धीरे ईसीएफ में आ जाएगा या इंटरस्टिशियल फ्लूइड में उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। तो एक तरह का प्रेशर बना के रखता है ताकि जो है उसमें मेंटेन रहे प्लाज्मा ब्लड के अंदर। फिर इसमें क्या है, हार्मोन्स हैं। तो हार्मोन्स का क्या काम होता है, ये एक तरह के केमिकल मैसेंजर के रूप में इनको जाना जाता है। वाटर है तो ये एक तरह का लिक्विड एटमॉस्फेयर बना के रखता है। फिर मिनरल्स हैं जो कि खासकर लवण है, तो ये बफर का काम करते हैं रक्त में जो है। और फिर जो है इसमें कचरे भी होते हैं ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो कि सेल मेटाबॉलिज्म के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में निकलते हैं उनको ब्लड प्लाज्मा में डाल दिया जाता है। अब हम देखेंगे, ये हमने देखा प्लाज्मा के अंदर। अब है नर्वस सिस्टम के अंदर जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है। सो उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो कि होमियोस्टेसिस को मेंटेन करती है। तो उसमें जैसे कि ब्रेन है और हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये किस तरीके से मेंटेन करती है कि ब्रेन सिग्नल को रिसीव करना सेंसरी नर्व के थ्रू और मोटर नर्व के थ्रू फंक्शन कराना। तो इस तरीके से ब्रेन को जिस तरीके का मैसेज मिलता है वो उस तरीके से अपना काम करता है और होमियोस्टेसिस को मेंटेन कर देता है। जैसा कि हमने अभी देखा था कि बाहर एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर हाई है, स्किन को पता चलेगा, स्किन में जो सेंसरी नर्व है उनके माध्यम से ब्रेन को पता चलेगा। फिर ब्रेन जो है उसी नर्व के थ्रू, जहां पर सेंसरी नर्व के सिग्नल की जरूरत है तो वहां सेंसरी, जहां मोटर फंक्शन की जरूरत है वहां मोटर। तो मोटर फंक्शन क्या करेगा
उसके पैरों को मैसेज देगा कि भाई जाके छांव में जाके खड़े हो जाइए। और सेंसरी नर्व के थ्रू मैसेज देगा कि जो हमारी स्वेट ग्लैंड है उनसे जो है स्वेट निकाला जाए या पानी बाहर निकाला जाए, जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो। तो इस तरीके से ब्रेन और जो इफेक्टर है, रिसेप्टर है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, ये एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करके काम करते हैं। फिर हमारी जो है हार्मोनल सिस्टम है, जिसमें एंडोक्राइन सिस्टम आते हैं। सो इनमें कौन कौन से हार्मोन हैं जो किस तरीके से काम करते हैं। तो इसमें देखिए, एड्रिनल मेडुला में एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन दो तरह के हार्मोन्स बनते हैं, जो कि क्या करते हैं, या तो लड़ो या भागो प्रतिक्रिया को उत्तेजित करते हैं, फाइट एंड फ्लाइट मोड को मेंटेन करते हैं। फिर जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स में कुछ हार्मोन्स पाए जाते हैं, जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का फंक्शन क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ाना, जिसमें कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके शरीर में एनर्जी को बढ़ाया जाता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर कौन सा हार्मोन आता है, कॉर्टिसोल। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में आते हैं एल्डोस्टेरोन, जो कि गुर्दे द्वारा सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। तो जैसे हम 2 ADR जो देते हैं वो हम एल्डोस्टेरोन के लिए देते हैं, जिससे कि किडनीज के द्वारा सोडियम को रीएब्जॉर्ब किया जाता है, जिससे सोडियम की मात्रा ब्लड में बढ़ जाएगी और जहां जहां सेल को जरूरत होगी वो, तो इससे क्या होगा, एक तो बीपी मेंटेन हो जाएगा सोडियम के बढ़ने से, और वाटर रिटेंशन बॉडी में होने लगेगा। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के कुछ हार्मोन्स हैं, जैसे कि टीएसएच है, एसीटीएच है, एसीटी एसीटीएच है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। सो इनके भी अपने अलग अलग फंक्शन हैं। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये थायराइड ग्रंथि को उकसाता है। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है ये एड्रिनल ग्रंथि को जो है उकसाता है। और गोनाडोट्रोपिन हार्मोन ये गोनाड्स को उत्तेजित करता है। फिर जननांग है, तो जननांगों में जो है एंड्रोजन हार्मोन्स होते हैं और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं महिलाओं में। फिर हाइपोथैलेमस है, तो हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन निकलते हैं, जो कि आगे जाके पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंचते हैं। फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो है कुछ हार्मोन्स बनते हैं, जो कि यूरिन को कंट्रोल करने का भी काम करते हैं। पैराथायराइड हार्मोन्स हैं, जो कि पैराथायराइड ग्लैंड में बनते हैं। फिर थायराइड के हार्मोन्स हैं, और पेनक्रियास के द्वारा क्या क्या हार्मोन्स बनाए जाते हैं, जैसे इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, सोमेटोस्टेटिन है, इस तरह के हार्मोन। तो ये सभी जो है मिलके होमियोस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। होमियोस्टेसिस के कुछ और एग्जाम्पल हैं मैकेनिज्म के, जैसे कि ब्लड ग्लूकोज होमियोस्टेसिस, ब्लड ऑक्सीजन होमियोस्टेसिस, फिर है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पीएच होमियोस्टेसिस, फिर प्लाज्मा आयन कैल्शियम होमियोस्टेसिस, आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर होमियोस्टेसिस, बॉडी टेम्परेचर होमियोस्टेसिस, और शरीर में जो जल होता है, शरीर में जो बॉडी फ्लूइड होमियोस्टेसिस, और फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सोडियम कंसंट्रेशन होमियोस्टेसिस एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पोटेशियम कंसंट्रेशन होमियोस्टेसिस। और लास्ट है इसमें ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है उसको मेंटेन करना। तो ये 10 तरह के कुछ उदाहरण हैं होमियोस्टेसिस के।
तो हमने देखा होम्योस्टेसिस क्या होता है, कैसे काम करते हैं, इसको इफेक्ट करने वाले कौन कौन से कारण होते हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जो उसको मेंटेन करती हैं। अभी एक नई चीज है जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो जो फीडबैक सिस्टम है, नेगेटिव फीडबैक, ये भी जो है उसी के अंतर्गत आता है। एक शब्द है होमियोस्टेसिस बनाम एलोस्टेसिस। ये एलोस्टेसिस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। सो होमियोस्टेसिस बताता है कि शरीर तनाव या वास्तविक समय में महसूस होने वाले परिवर्तनों के जवाब में अपने भीतर संतुलन कैसे बनाता है। होमियोस्टेसिस यानी कि शरीर में जो भी हमें परिवर्तन हो रहे हैं उनको अपने भीतर संतुलन कैसे बनाना है, ये बताता है क्या होमियोस्टेसिस। एलोस्टेसिस क्या होता है, हमारे शरीर की भविष्य की घटनाओं को देखने और उनके अनुकूल होने और उनसे निपटने की क्षमता को ये दर्शाता है। तो अधिक विशेष रूप से एलोस्टेसिस जरूरतों के लिए तैयारी करना और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों का प्रबंधन करना, इससे पहले कि वे उत्पन्न हो। तो ये दोनों प्रतिक्रियाएं एक और तरह से भी भिन्न है। होमियोस्टेसिस जीवन के लिए आवश्यक प्रणालियों का प्रबंधन करता है, सिस्टम्स को का मेंटेन करता है, प्रबंधन करता है, जबकि एलोस्टेसिस इन प्रणालियों को संतुलन में रखता है। सो एलोस्टेसिस का एक उदाहरण एक पक्षी है जो हर साल होने वाले मौसमी मांगों के अनुसार खुद को ढाल लेता है। जैसे बसंत ऋतु में उसे बहुत सारा भोजन मिलने की उम्मीद होगी, उसके पास जो है संभोग करने और बच्चों को पालने के लिए ऊर्जा हो। तो एलोस्टेसिस वह भी है जो हमें अपनी जरूरतों का अनुमान लगाकर और समय से पहले उन्हें पूरा करने की योजना बनाकर अनिश्चित परिणामों की संभावनाओं को कम करने में मदद करता है। ये है एलोस्टेसिस। तो अभी तक हमने होमियोस्टेसिस के बारे में पढ़ा था, तो ये एक नई जानकारी आपके लिए। तो जैसे हम लोग भी कभी कभी ठंड के मौसम में अच्छा खूब घी खाते हैं और शरीर में जो है करीब 2-3 किलो तक वजन बढ़ जाता है। फिर यही चीज आगे जाके गर्मियों के मौसम में काम आती, तो फिर जब पसीना निकलता है तो वो वजन 2-3 किलो फिर घट जाता है। तो शरीर अपने आप को मेंटेन कर लेता है इस तरह से। तो भविष्य की संभावनाओं के हिसाब से शरीर अपने आप को ढालना, ये हो गया एलोस्टेसिस। और प्रेजेंट कंडीशंस के हिसाब से हमारे बॉडी के अंदर मेंटेन करना सारे सिस्टम्स को, ये हो गया होमियोस्टेसिस। तो ये जो है आगे गाइडन में यही है जो मैंने आपको बताया। तो इसमें मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम हम लीवर तक पढ़ लिया था। तो सभी को होमियोस्टेसिस क्लियर है। अब हम वापस गाइडन पे लौटते हैं। गाइडन में हमने अभी जो एक्सप्लेन किया यही चीज आगे आपको आएगी, थोड़ा सा डिटेल में रहेगा, बाकी मोटे तौर पे यही चीजें होंगी उसमें। सो हमने लीवर तक देखा था, अभी हम आगे जो है इसको मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम
कैसे योगदान देता है होमियोस्टेसिस में, उसको हम देखेंगे। सो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम क्या करता है कि यदि मांसपेशियां ना हो, मसल्स ना हो, तो शरीर पोषण के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थों को प्राप्त करने के लिए उचित समय पर उचित स्थान पर नहीं जा सकता। तो इस तरीके से ये जो है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम एक प्रतिकूल वातावरण से सुरक्षा के लिए गतिशीलता भी प्रदान करता है, जिसके बिना पूरा शरीर इसके होमियोस्टेटिक तंत्र के साथ में जो है तुरंत नष्ट हो सकता है। अगर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम नहीं होगा तो हम कहीं जा नहीं सकते हैं, अगर शेर भी सामने आ गया तो हम भाग नहीं सकते हैं। तो इसी तरीके से जो है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम होमियोस्टेसिस को बनाए रखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आगे है इसमें रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स। तो जो भी एंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जैसे कि सेल ऑक्सीजन को लेता है और वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है, और अगर ये इसकी मात्रा ब्लड में बढ़ जाएगी तो कई तरह की बीमारियां इससे हो सकती है। तो इसका मीनिंग यही है कि उनको जो है, अगर वेस्ट प्रोडक्ट को भी मेंटेन करना है, उसको किडनी के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसमें किडनी का क्या रोल रहता है? सो किडनी के माध्यम से रक्त का जो मार्ग है, प्लाज्मा से कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा अन्य अधिकांश पदार्थों को वो हटा देता है, जिनकी कोशिकाओं को या सेल को आवश्यकता नहीं होती। सो इनमें है जैसे कि यूरिया वगैरह है, अमोनिया है, इनको किडनीज के माध्यम से बाहर निकाला है। सो इन पदार्थों में देखा जाए तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म के बाद विभिन्न अंतिम उत्पाद के तौर पर जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया इत्यादि जो है निकलता है। सो इनमें भोजन से आयनों और पानी की अधिकता भी शामिल होती है, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जमा हो सकते हैं। कभी कभी जब आप पानी ज्यादा पी लेते हैं तो किडनी उस पानी को वो पहले तो वो क्या होगा कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाएगा, फिर देखा जाएगा कि वहां पर उसकी मात्रा कितनी, सेल के अंदर अगर पर्याप्त वाटर है तो वो उसको नहीं लेगी तो फिर जो है उसको डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड में जाएगा, और ब्लड से होते हुए फिर किडनी के द्वारा फिल्टर कर दिया जाएगा। तो गुर्दे क्या करेंगे इसमें? गुर्दे सबसे पहले ग्लोमेरुलस के माध्यम से बड़ी मात्रा में प्लाज्मा को ट्यूब्यूल्स में फिल्टर करके और फिर रक्त में उन पदार्थों को रीअब्सॉर्ब करके अपना कार्य करते हैं। तो जिनकी शरीर को जरूरत होती है, जैसे कि ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, उचित मात्रा में पानी और आयरन है, उनको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, और जो एक्स्ट्रा और खराब चीजें हैं जैसे यूरिया वगैरह है, तो इनको बाहर कर दिया जाएगा, और आगे जो है ये यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। इसमें जीआई ट्रैक्ट का क्या रोल है? सो अनडाइजेस्टेड फूड जो है ये हमारे जीआई ट्रैक्ट में प्रवेश करते हैं, और मेटाबॉलिज्म के बाद, चयापचय के बाद कुछ अवशिष्ट उत्पाद जो है मल में जाके समाप्त हो जाते हैं। तो खाने को पचाना और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। अगर खाना पचेगा नहीं तो भी होमियोस्टेसिस गड़बड़ हो जाएगा, अगर पच गया लेकिन वेस्ट प्रोडक्ट बाहर नहीं निकला तब भी जो है हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो सकता है। लीवर है, तो लीवर इसमें क्या रोल प्ले करता है कि ये प्रोसेसिंग का भी काम करता है और दवाइयों के साइड इफेक्ट को निकालता है, इन्फेक्शन को खत्म करता है, जो कि हमने लीवर की क्लास में हम देख चुके हैं। अभी आगे आता है रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शन। सो इसमें पहला है नर्वस सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ा सा बताया था कि इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जो सेंसरी इनपुट पोर्शन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और मोटर आउटपुट पोर्शन है। तो ये अपना अलग अलग काम करते हैं। जैसे सेंसरी नर्वस सिस्टम में सेंसरी नर्व के द्वारा हमें जो है सिग्नल्स मिलते हैं, और फिर उसके हिसाब से ब्रेन जो है मोटर सिग्नल के थ्रू, मोटर नर्व के माध्यम से प्रतिक्रियाएं देता है। जैसे कि पैर में जब कांटा चुभता है तो चुभने का पहले एहसास होगा, फिर उसके बाद जो है पैर उठाया जाए।
तो ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत ये कार्य चलता रहता है और यह सब कॉन्शियस लेवल पर काम करता रहता है। कॉन्शियस लेवल पर कई बार चीजें ऐसे होती हैं, जैसे कि आप जब शुरुआत में आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, चाहे टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर, तो आप बहुत कॉन्शियस होकर चलाते हैं, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं गाड़ी लग ना जाए, इस तरीके से। लेकिन धीरे धीरे जब न्यूरल पाथवेज ब्रेन में बन जाते हैं, तो कई बार फिर क्या करते हैं, आप फोन पे बात भी करते रहेंगे और गाड़ी चलती रहेगी, और सडन कोई चीज सामने आ जाएगी तो आपका ब्रेक भी लग जाएगा। तो ये अनकॉन्शियस लेवल पर ये चीजें घटती रहती हैं, बॉडी अपने आप को मेंटेन करती रहती है। तो जैसे अचानक कोई छिपकली हाथ पे गिर जाता, अचानक से आप हाथ झटक देंगे, आपको पता नहीं चलेगा, या फिर इस तरीके से तुरंत एक्शन होगी, आपके सोचे बिना वो चीज हो जाएगी, आप झटकना सोचेंगे नहीं और वो इतने में काम हो जाता है उसका। तो अनकॉन्शियस लेवल पर हमारा नर्वस सिस्टम काम करता रहता है। फिर हार्मोनल सिस्टम है, तो हार्मोनल सिस्टम के अंतर्गत जो भी है, हार्मोन्स के थ्रू बॉडी के होमियोस्टेसिस को मेंटेन किया जाता है। सो इसमें 8 प्रमुख एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिनके नाम हमने देखे थे। उदाहरण के लिए थायराइड हार्मोन सभी सेल्स में अधिकांश केमिकल रिएक्शन की दर को बढ़ा देता है, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है। तो इस प्रकार शारीरिक गतिविधि की गति को निर्धारित करने में ये मदद करता है। फिर इंसुलिन और ग्लूकोज चयापचय को नियंत्रित करता है। इंसुलिन जो है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन जो है सोडियम आयन और पोटेशियम आयन और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। पैराथायराइड हार्मोन हड्डियों में कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करता है। इस प्रकार हार्मोन रेगुलेशन के लिए एक प्रणाली प्रदान करते हैं जो नर्वस सिस्टम को कॉम्प्लीमेंट करता है। सो नर्वस सिस्टम शरीर की कई मांसपेशियों, मसल्स को और एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, जबकि हार्मोनल सिस्टम कई जो है मेटाबॉलिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है। फिर इसी में आगे होमियोस्टेसिस के संबंध में है प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी। सो बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए हमारे बॉडी में जो है इम्यून सिस्टम है, जो कि फेगोसाइटोसिस सिस्टम के माध्यम से जो है किसी भी तरह के पैरासाइट है, बैक्टीरिया है, वायरस है, उनको खत्म करता है और शरीर को जो है रोगों से बचाता है। सो इम्यून सिस्टम में जो WBC होती हैं, इनमें ये कहाँ से प्राप्त होते हैं हमको, थाइमस है, लिम्फ नोड्स है एंड लिम्फ वेसल्स में ये शामिल होती हैं, जो शरीर को बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी या फंगस जैसे जो रोग कारक चीजें उनसे बचाते हैं। तो ये दो तरीके से काम करते हैं। पहला, अपनी कोशिकाओं को फॉरेन सेल्स और पदार्थों से अलग करने, और दूसरा फिर उनको आक्रमण करके नष्ट करने के लिए एक तंत्र प्रदान करती है, जिसे कि फेगोसाइटोसिस या सेंसिटिव लिम्फोसाइट या फिर विशेष प्रोटीन जिसे एंटीबॉडी का उत्पादन करके जो भी बाहर से वायरस या बैक्टीरिया आया है उसको नष्ट कर देगा, जो कि उससे फिर बाद में जो है वायरस बैक्टीरिया बेअसर होगा। इसकी डिटेल्स जब हम इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे तब हम इसको और डिटेल में। फिर हो गया इंटेगुमेंट्री सिस्टम, इसमें बाल, नाखून और जो है त्वचा है, ये सब इसमें शामिल होते हैं। तो जैसे त्वचा जो हमें बचाती है, बाहरी इंजुरी से लगने से बचाती, ताकि अंदर के ऑर्गन जो है मेंटेन रहे, उनमें कोई इंजुरी ना। तो टेम्परेचर को मेंटेन करना और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको पसीने के थ्रू बाहर निकालना। तो त्वचा जो है, स्किन, आमतौर पर शरीर के वजन का लगभग 12 से 15% हिस्सा होती है। प्रजनन, कभी कभी प्रजनन को होमियोस्टेटिक कार्य नहीं माना जाता है, हालांकि यह मरने वाले प्राणियों की जगह लेने के लिए नए प्राणियों को उत्पन्न करके होमियोस्टेसिस को बनाए रखने में मदद करता है।
यह होमियोस्टेसिस शब्द के अनुमेय उपयोग की तरह लग सकता है, लेकिन यह दर्शाता है कि अंतिम विश्लेषण में अनिवार्य रूप से सभी शरीर संरचनाएं इस तरह से व्यवस्थित होती हैं कि वे जीवन की निरंतरता को बनाए रखने में मदद करती हैं, और शरीर की कंट्रोल सिस्टम, मानव शरीर में हजारों नियंत्रण प्रणालियां होती हैं। इनमें से सबसे जटिल है अनुवांशिक नियंत्रण प्रणाली, जो कि सभी कोशिकाओं में काम करते हैं ताकि इंट्रासेलुलर फंक्शंस और एक्स्ट्रा सेलुलर फंक्शन जो है कार्यों को नियंत्रित करने में मदद मिले। इसको हम जो है चैप्टर 3 में और डिटेल्स में देखेंगे। सो अभी इसमें आगे यही है, कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन करना, और लीवर और पैनक्रियास किस तरीके से ग्लूकोज को मेंटेन करते हैं, उसी के बारे में है। तो हम इसमें थोड़ा सा आगे जाएंगे। रेगुलेशन ऑफ आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, इसको थोड़ा सा हमें देखेंगे। हाँ, ये रेगुलेशन ऑफ आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। अभी हम 1 मिनट का गैप लेंगे, फिर जो है तक आप लोग वाटर वगैरह ले सकते हैं। और किसी का कोई सवाल है तो हम अभी सवाल ले सकते हैं 1 मिनट के लिए। चलिए अभी हम जो है आर्टेरियल ब्लड प्रेशर के बारे में समझते हैं कि ये किस तरीके से रेगुलेट होता है। सो कई प्रणालियां आर्टेरियल ब्लड प्रेशर के विनियमन में या रेगुलेशन में योगदान करती हैं। इनमें से एक है बैरो रिसेप्टर प्रणाली। ये बहुत जरूरी है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। बैरो रिसेप्टर कंट्रोल सिस्टम है। यह इस तरीके का है कि तेजी से काम करने वाले
कंट्रोल सिस्टम का एक सरल और उत्कृष्ट उदाहरण। गर्दन में कैरोटिड आर्टरी के बाइफरकेशन रीजन, जहां पर वह दो भागों में बट जाती है कैरोटिड आर्टरी, एक होती है इधर लेफ्ट में, एक होती है राइट में, दोनों तरफ कैरोटिड आर्टरी होती है। ठीक, जब आप यहाँ पर हल्का सा प्रेस करेंगे ना, तो यहाँ पर उसकी पल्स भी आपको मालूम चलेगी। तो एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड कैरोटिड आर्टरी। सो गर्दन में कैरोटिड आर्टरी के बाइफरकेशन, जहां से ये दो भागों में बढ़ती है, कहां से, जो अयोर्टा रहती है, अयोर्टा के ऊपर से फिर ये दो भागों में बढ़ जाती है। और थोरेक्स में आर्च ऑफ अयोर्टा में बैरो रिसेप्टर नामक कई नर्व रिसेप्टर्स होते हैं, जो आर्टरी की दीवार में जो खिंचाव होता है उससे ये उत्तेजित। जैसे क्योंकि अयोर्टा यानी कि हार्ट जब पंप करता है और ब्लड जो है शुद्ध रक्त को ले जाती है पूरे शरीर में, तो जैसे ही हार्ट का अगर प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट ज्यादा पंप करेगा तेजी से, तो वहां जो वॉल है उसकी, अयोर्टा की, उस वॉल पर भी प्रेशर पड़ेगा। उस वॉल के अंदर जो है नर्व रिसेप्टर हैं, और वो नर्व रिसेप्टर को जैसे ही पता चलेगा कि हार्ट ज्यादा पंप कर रहा है, एक प्रेशर बढ़ गया है, तो वो नर्व रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे और ब्रेन को पता चलेगा कि भाई ब्लड प्रेशर जो है बढ़ गया है। तो फिर क्या करेंगे, बैरोरेसेप्टर सेंड बैरेज ऑफ नर्व इंपल्स टू द मेडुला ऑफ द ब्रेन। तो ये ब्रेन के मेडुला भाग में जो है नर्व इंपल्स भेजेंगे। फिर यहां से जो है वैसोमोटर केंद्र को जो भी इंपल्स आएंगे वो उसको जो है कंट्रोल करने के लिए मैसेज मिलेगा, जो कि बदले में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो माध्यम से हार्ट और ब्लड वेसल तक जो है इंपल्स को कम कर देगा। तो इसमें क्या होगा कि फिर जो है वेसोडाइलेटर ऐसे केमिकल हैं जिनको रिलीज किया जाएगा, जो कि जो है जैसे रिलीज करेंगे वेसोडाइलेशन हो जाएगा, वेसोडाइलेशन होगा, ब्लड प्रेशर सामान्य। फिर वहां पर बैरो जो रिसेप्टर हैं, वो रिसेप्टर को मैसेज मिलेगा, अगर ब्लड प्रेशर लो हो गया तो फिर वो जो है ब्रेन को मैसेज आएगा कि भाई लो हो गया है। तो लो हो गया है तो फिर उसको वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर को रिलीज करेगा। इस तरीके से ये बैरो रिसेप्टर्स जो हैं कंट्रोल करते हैं। जैसे एक वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर के रूप में वैसोप्रेशन करके एक केमिकल है, जिसको हम उकसाते हैं न्यूरोथेरेपी में, तो उससे जो पुराने समय का जो बीपी जिन लोगों का लो रहता है उसको बढ़ा दिया जाता है या सामान्य करने किया जाता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। इसके थोड़े से आपको पिक्चर के माध्यम से हम थोड़ा सा समझेंगे। देखिए यहाँ पर आप देखिए, ये है आर्च ऑफ अयोर्टा। आप पिक्चर में देखिए, ये है आर्च ऑफ अयोर्टा। आर्च ऑफ अयोर्टा में दो आर्टरीज निकलती हैं, एक लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी और दूसरी है राइट कैरोटिड आर्टरी। ठीक, यहाँ पर जो ये है साइनस है, साइनस मतलब ये जो जोड़ है, यहाँ पर जहां मेरा कर्सर देखिए, यहाँ दोनों तरफ जो है ये दो भागों में बढ़ जाती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, मिडिल कैरोटिड आर्टरी। ये जब आप ब्रेन का एमआरआई पढ़ते हैं तो उसमें ये सारी चीजें लिखी होती हैं। तो यहाँ पर ये येलो कलर के जो डॉट्स दिख रहे हैं, ये डॉट्स यहाँ पर भी देखिए आर्च ऑफ अयोर्टा के पर, ये बैरो रिसेप्टर है। ये इसकी आर्टरी की वॉल्स के पास मौजूद होते हैं। ठीक, वे बैरो रिसेप्टर्स है। ठीक, फिर ब्रेन यहाँ से सिग्नल किसके थ्रू जा रहा है, वेगस नर्व के थ्रू। ये देखिए, ये जाता है ब्रेन को। ठीक, यहाँ से भी सिग्नल्स पहुंचेंगे, नर्व के थ्रू जाएंगे, और फिर यहाँ पर
कार्डियो रेगुलेटरी सेंटर इन मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर कार्डियो रेगुलेटरी सेंटर। फिर कार्डियो रेगुलेटरी सेंटर से जब उसको पता चलेगा कि बीपी लो या हाई जो भी है, तो उस हिसाब से ये फंक्शन करेगा। सो फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर के थ्रू हार्ट को मैसेज भेजा जाए, ठीक। फिर यहाँ से सिंपैथेटिक नर्व फाइबर के थ्रू यहाँ पर हार्ट को मैसेज आएगा, और यहीं से आगे जो है नेक्स्ट मैसेज आता है एड्रिनल मेडुला को, और फिर उसके बाद सर्कुलेशन, यानी कि ये जो है आर्टरीज को फैलाना है या सिकोड़ना है उस तरीके से। फिर दोबारा जो है हार्ट को मैसेज यहाँ से मिल जाए। तो ये ऑटोमेटिकली इसको बोलते हैं बैरो रिफ्लेक्स मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये मेंटेन नॉर्मल होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को इस तरीके से मेंटेन किया जाता है। तो आपने देखा बैरो रिसेप्टर जो है आर्च ऑफ अयोटा के पास मौजूद होते हैं, और यहाँ पर जो है कैरोटिड साइनस के पास में होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 9th क्रेनियन नर्व एंड 10th क्रेनियन नर्व, ये दो के माध्यम से यहाँ पर बैरो रिसेप्टर सिग्नल्स भेजते हैं। सो ये हो गया हमारा रेगुलेशन ऑफ आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। इसके बाद है नॉर्मल रेंजेस एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसमें हम देखेंगे कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कौन कौन से केमिकल हैं या उसके कंपोनेंट हैं, उनकी क्या क्या वैल्यू होती है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात यहाँ पर की जाएगी। तो थोड़ा सा इसको हम देखते हैं, फिर आगे क्लास को यहाँ का खत्म करते हैं। तो यहाँ पर आप इसमें ये पिक्चर आप ध्यान रखें इसको। तो इसमें है ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, कैल्शियम आयन है, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ग्लूकोज, बॉडी टेम्परेचर, एसिड बेस बैलेंस। तो ये है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की वैल्यूज। इनमें ये जो कंपोनेंट्स हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनकी क्या क्या वैल्यू होगी। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ब्लड में इनकी वैल्यू अलग होगी, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू। इस चीज का ध्यान रखें। सो जैसे कि ऑक्सीजन की यहाँ पर वैल्यू है, नॉर्मल वैल्यू 40 है, नॉर्मल रेंज 35 से 45 होनी चाहिए। फिर कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू भी 40 है, ये 35 से 45 होनी चाहिए। सोडियम आयन कितना होना चाहिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, 142। तो ये 138 से 146 के बीच में होना चाहिए। ये जब आप ब्लड टेस्ट भी करते हैं तो उसमें भी ये पता चल जाता है। पोटेशियम की वैल्यू 4.2 होनी चाहिए, इसकी नॉर्मल रेंज है 3.8 से 5.0। फिर कैल्शियम आयन यहाँ पर जो है 1.2 से 1.0 से 1.4 तक है। तो ये अलग अलग लेबोरेटरी के हिसाब से भी चीजें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती। फिर क्लोराइड आयन जो है 108 होना चाहिए, इसकी नॉर्मल रेंज है 103 से 112 के बीच। ग्लूकोज जो है 85 होना चाहिए, बाइकार्बोनेट 28 है। इस तरीके से बॉडी टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.4 फ़ारेनहाइट के बीच में रहना चाहिए।
तो ये जब इस रेंज में रहेंगे तो हमारे होमियोस्टेसिस को मेंटेन करेंगे। अगर इनकी रेंज ऊपर या तो बढ़ जाती है या कम हो जाती है तो उससे होमियोस्टेसिस गड़बड़ होगा, जिससे कि बीमारियां जैसे एसिड बेस बैलेंस दिया है 7.4 पीएच जो है एसिड बेस बैलेंस में से, अगर इससे अ, सामान्य के दोनों केवल 0.5 का अंतर है, तो अगर ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो होमियोस्टेसिस गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। ज्यादा एसिडिक हो गया तो गड़बड़, ज्यादा एल्कलाइन हो गया तो भी गड़बड़ हो सकता है। इसके अलावा जैसे अगर एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है पोटेशियम, जो कि आप देख रहे हैं इसमें तालिका में, तो पोटेशियम आयन की अगर सांद्रता बढ़ जाए, कंसंट्रेशन बढ़ जाए, या फिर यह सामान्य से 1/3 से कम हो जाता है, तो व्यक्ति को जो है नर्व द्वारा संकेतों को ले जाने में असमर्थता के परिणाम स्वरूप लकवा ग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। वैकल्पिक रूप से यदि पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन सामान्य से 2 गुना या अधिक बढ़ जाए तो हार्ट की मांसपेशियों के गंभीर रूप से दबने की संभावना होती है या हार्ट फेल हो सकता है। इसके अलावा अगर कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन लगभग आधे से कम हो जाती है तो व्यक्ति को पेरिफेरल नर्व में एक्सेस नर्व इम्पल्स की स्पॉन्टेनियस जनरेशन बढ़ने लगती, जिससे मांसपेशियों के टिटेनिक यानी कि अचानक से संकुचन का अनुभव होने की संभावना बढ़ती है। इसी तरह से जब ग्लूकोज अगर आधे या सामान्य से कम हो जाती है तो व्यक्ति अक्सर अत्यधिक मानसिक चिड़चिड़ापन और कभी कभी ऐंठन भी विकसित करता है। तो इन उदाहरणों से व्यक्ति को शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कंट्रोल सिस्टम की एक विशाल संख्या के अत्यधिक मूल्य और यहाँ तक की आवश्यकता के बारे में समझ मिलनी चाहिए। इनमें से अगर किसी एक भी कंट्रोल सिस्टम की अनुपस्थिति में शरीर में गंभीर खराबी या फिर मृत्यु हो सकती है। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कंट्रोल सिस्टम के ऊपर, जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम पढ़ेंगे और कौन कौन से कंट्रोल सिस्टम है उनके बारे में पढ़ेंगे। कंट्रोल सिस्टम के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम आएंगे सेल के ऊपर। इसके बाद एक क्लास हमारी कंट्रोल सिस्टम के ऊपर रहेगी, उसके बाद जो है फिर हम सेलुलर लेवल पे चीजों को डिटेल में समझेंगे।